एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, जो हम हिस्ट्री में पढ़ने जा रहे हैं, उसकी शुरुआत होगी मुग़ल एम्पायर से। पिछले क्लासेस में हमने क्या कवर किया है? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में अलग अलग जो वंश चले आ रहे थे, स्लेव डायनेस्टी से शुरुआत होती है और लास्ट डायनेस्टी जो होती है वो थी लोधी डायनेस्टी, जिसमें का जो सबसे अंतिम शासक था वो कौन था? इब्राहिम लोधी। ये सब हमने कवर कर लिया है। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं मुग़ल एम्पायर की, मुग़ल साम्राज्य के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इब्राहिम लोधी सबसे अंतिम शासक रहता है पूरी दिल्ली सल्तनत का, एज वेल एज लोधी डायनेस्टी का भी। उसकी हार होती है किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। और जब बाबर उस पर अटैक करता है बैटल ऑफ पानीपत में, जब हार होती है इब्राहिम लोधी की, तब किसकी नींव रखी जाती है? मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी जाती है। तो इसका संस्थापक कौन होता है? बाबर होता है। ठीक, चलिए हम शुरुआत करते हैं यहीं से कि इनका जो पीरियड रहता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 1526 से, क्योंकि बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ रहता है? 1526 से। इनका जो टाइम पीरियड रहता है वो पूरे 1526 से लेके जो आपका रिवॉल्ट हम पढ़ते आ रहे हैं 1857 का जो रिवॉल्ट है, पूरा उस पीरियड तक इनका टाइमलाइन रहता है। पर आपको मेनली पढ़ना कहाँ रहता है? 1707 तक ही, यानी कि 1526 से इनका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, जो कि चलता है 1857 तक, ठीक है, रिवॉल्ट तक। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपको रूलर्स पढ़ने हैं, वो 1707 तक पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद के जो रूलर्स आते हैं उनके बारे में आपको 2-3 लाइन ही पढ़ना रहता है, वो भी गिने चुने रूलर्स के बारे में। हाँ, हालांकि ये इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1857 का जो रिवोल्ट होता है उसमें उस समय पर कौन सा मुग़ल शासक गद्दी पर बैठा रहता है? तो उसका आंसर था बहादुर शाह जफ़र। ठीक, बहादुर शाह। तो ये एक क्वेश्चन आया है 1857 का। उसके अलावा फ़र्रुखशियार के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना रहेगा, बस मेनली आपको 1526 से 1707 तक ही पढ़ना रहता है। ठीक, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं बाबर से हमारा टॉपिक। मुग़ल एम्पायर की नींव रखी थी बाबर ने, जिसका असली नाम क्या रहता है? मोहम्मद ज़हीरुद्दीन बाबर। ठीक है, मोहम्मद ज़हीरुद्दीन बाबर इसका असली नाम रहता है। और इसकी स्थापना, मुग़ल एम्पायर की स्थापना इसने की 1526 में बैटल ऑफ पानीपत के द्वारा। ठीक है, ये कब तक गद्दी पर बैठता है? इसका शासनकाल सिर्फ 4 साल का रहता है। सिर्फ 4 साल के लिए ही ये एम्पायर अपना, मतलब ये गद्दी पर बैठता है। ठीक है, तो 1526 से लेके 1530 तक, ठीक है, 1526 से लेके 1530 तक ये गद्दी पर बैठता है। उसके बाद इसका पुत्र हुमायूं आएगा। ठीक, तो चलिए बाबर का असली नाम हमने देख लिया है। उसके बाद जो आपको इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इसे किसने इनवाइट किया रहता है। इसका जन्म होता है काबुल, अफ़गानिस्तान में। ठीक है, वहीं पे एट द एज ऑफ 11, सिर्फ 11 साल की उम्र में पे वो गद्दी पर बैठ जाता है। वहाँ राज करना मतलब वो शुरू कर देता है। ठीक, उसे इनवाइट किया जाता है दौलत खान लोधी के द्वारा। ठीक है, मेनली अगर ऑप्शन में दौलत खान लोधी है तो आपको वो लिखना है। उसके अलावा इसे कौन कौन इनवाइट करता है? मेवाड़ के राजा, हमने देखा था पिछले क्लास में भी, हम ये पढ़ चुके हैं। ये तीनों उसको इन्वाइट करते हैं। तीनों आपके पास अपने अपने रीजंस रहते हैं। ठीक, वो चाहते हैं कि बाबर आए और लूटपाट मचाए, क्योंकि उसका मेनली मकसद यही रहता है, वो आता है, लूटपाट करता है और फिर वहाँ से लूटपाट मचा के वो चला जाएगा। ये इनका सोचना रहता है। ठीक है, तो ये मिलके इनवाइट करते हैं। बेसिकली दौलत खान लोधी ऑप्शन में अगर दिया रहे सिर्फ वही, तो आपको वही टिक करना है। ये इनवाइट करते हैं, आता है वो इंडिया पे, यहाँ पे लूटपाट तो मचाना, उनको ये लगता है कि लूटपाट मचाएगा, अटैक करेगा, फिर वापस वो चले जाएगा अफगानिस्तान। लेकिन होता क्या है, जब यहाँ आता है तो उसके सबसे पहला जो बैटल हुआ 1526 में, जो इब्राहिम लोधी पे उसने अटैक किया था, उसके बाद जब वो जीत जाता है तो यहाँ से उसका जाने का मन नहीं करता है। ठीक है, इंडिया का जो वेदर है वो उसे पसंद आता है, जो वेल्थ है वो उसे बहुत अच्छा लगता है। मतलब वेल्थ तो ऑब्वियसली सबको पता है कि भारत कितना धनी था उस टाइम पे, लेकिन उसके अलावा जो यहाँ का वेदर है वो उसे अच्छा लगता है और ये जाने के बजाय यहीं पे रहने का ही अपना डिसीजन बना लेता है। ठीक, जिससे खुश नहीं होते हैं राणा सांगा। ठीक है, तो अगली लड़ाई किससे होगी? फिर बैटल ऑफ खानवा जो होगी वो राणा सांगा के साथ ही होगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसने लड़ाई की थी। अच्छा देखिए, अगर पूछा जाए कि वो फर्स्ट टाइम इंडिया पे कब आता है, पहला जो उसका अटैक रहता है कब रहता है, तो उसका आंसर बैटल ऑफ पानीपत नहीं होगा। ठीक है, उसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट अटैक उसने भेरा राजस्थान पे किया था 1519 में, याद रखिएगा 1519। अगर ऑप्शन में दिया हुआ है भेरा राजस्थान 1519 तो वो आपका आंसर होगा, क्योंकि फर्स्ट अटैक उसने उसी टाइम किया था, लेकिन वो फिर तुरंत अटैक करता है, चला जाता है यहाँ से। ठीक, जब वो बैटल ऑफ पानीपत 1526 में आता है और जब यहाँ पे उसकी जीत होती है, तब वो अपने शासनकाल की शुरुआत करता है, मुग़ल पीरियड की शुरुआत करता है। ठीक है, तो 1526 में बैटल ऑफ पानीपत किसके अगेंस्ट में हुआ? इब्राहिम लोधी। बाबर जीत जाता है और जीतने के बाद वो खुद को क्या उपाधि देता है?
बादशाह की उपाधि देता है, ठीक है, एम्परर ऑफ हिंदुस्तान कहते हैं इंग्लिश में। तो बादशाह की उपाधि देता है खुद को बैटल ऑफ पानीपत के बाद। यहाँ से वो जाने का नाम नहीं लेता है, यहाँ वो बस जाता है और अपना शासनकाल शुरू करता है। इससे कौन नाराज़ होते हैं, ठीक, राणा सांगा। अगली लड़ाई उसके साथ होती है, अगली लड़ाई बैटल ऑफ खनवा जो होती है 1527 में, ठीक है, जस्ट एक साल का गैप है, बहुत ईजी है याद रखना और बहुत एग्जाम्स में पूछ चुका है कि खनवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा पानीपत किसके किसके बीच में हुआ, कब हुआ, बहुत ईजी है याद रखना, वो मैं बाद में बताऊंगी। चलिए, तो जो बैटल ऑफ खनवा होता है वो 1526 में राणा सांगा के अगेंस्ट होता है। इसमें भी बाबर जीत जाता है और जब इस लड़ाई में बाबर जीतता है तब वो अपने आप को किसकी उपाधि देता है, गाजी की। तो गाजी की टाइटल वो खुद को एक्सेप्ट करता है, लेता है। खनवा युद्ध के बाद, पानीपत के बाद एम्परर अपने आप को बादशाह मानता है। ठीक, चलिए, तो ये भी राणा सांगा, इसमें भी जीत होती है किसकी, बाबर की। पहली जो बैटल थी, बैटल ऑफ पानीपत, उसमें जो वो टैक्टिक्स, एक्चुअली बाबर का जो टैक्टिक्स है युद्ध लड़ने का जो उसका टैक्टिक्स था, ठीक है, वो ऐसा था कि वो कोई युद्ध नहीं हारा है, ठीक है, जितने युद्ध थे सब वो जीतता चला गया। क्यों? क्योंकि वो पहला इंसान था जिसने इतने बड़े स्केल पे तोपों का यूज़ किया था, ठीक है, गन पाउडर का, तोपों का यूज़ किया था बैटल्स में, इसीलिए वो हर लड़ाई जीतता चले जाता है। इब्राहिम लोदी से जब वो लड़ता है बैटल ऑफ पानीपत में, तब मिलिट्री, ठीक है, जो आर्मी की फोर्सेस रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है इब्राहिम लोदी के पास, फिर भी जीत किसकी होती है, बाबर की होती है। ठीक, क्योंकि जो उसका टैक्टिक्स रहता है, तुगलमा हम जिसे बोलते हैं, ठीक, तो जब वो पानीपत की लड़ाई करता है तब वो इस युद्ध का इस्तेमाल करता है। ठीक, और जब वो ये खनवा का युद्ध जीतता है, ठीक है, उस टाइम अगर पूछा जाए कौन से युद्ध टैक्टिक्स वो बनाता है, कौन सा मेथड, वॉरफेयर मेथड जो बोलते हैं यूज़ करता है, तो उस्मानी, ठीक, ऑटोमन इंग्लिश में बोलते हैं, उस्मानी मेथड का यूज़ करता है। ठीक, क्या रहता है, तोपों और बारूद का इस्तेमाल करता है, ठीक है, इसे ही कहा जाता है उस्मानी मेथड, ऑटोमन मेथड। ठीक है, और जो इसके इंचार्ज रहते हैं, ठीक है, जो इसके लिए इंचार्ज रहते हैं या जिसने जिम्मेदारी ली रहती है, ये तोपो बारूद को जो संभालते हैं, ये पूरा डिपार्टमेंट, ठीक है, उनका नाम आपको याद रखना है। उनका नाम था उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। ठीक, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। ठीक, तो ये दो नाम भी आपको याद करना है। कई बार ये पूछ देता है कि किसने, कौन, मतलब कौन जिम्मेदार थे, कौन इनकी हेल्प करते हैं, कौन ये डिपार्टमेंट संभालते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी जीत होती जाती है, बार बार बाबर की जीत होती जाती है, ठीक है, रिपीटेडली। तो कौन रहते हैं, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। ठीक, चलिए, तो हमने अभी तक देखा कि बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खनवा, ये भी राणा सांगा के अगेंस्ट, इसके बाद वो गाजी की उपाधि धारण करता है। नेक्स्ट बैटल उसका रहता है बैटल ऑफ चंदेरी, जो 1528 में मेदिनी राय, राजपूत फोर्सेस रहते हैं, राजपूत के किंग रहते हैं ये, तो मेदिनी राय से इनका लड़ाई होता है। उसके बाद घाघरा, बैटल ऑफ घाघरा जस्ट एक साल बाद फिर से 1529 में होता है, ये अफ़गान फोर्सेस के अगेंस्ट होता है। ठीक, इसमें महमूद लोदी इसका हेड रहता है। ठीक है, महमूद लोदी किस डायनेस्टी, मतलब जो लोदी इब्राहिम लोदी है उस डायनेस्टी, उसका वो भाई रहता है। ठीक, चलिए, तो ये 4 लड़ाई थी। याद करने का, आपने भी शायद सुना होगा ये ट्रिक, ठीक है, याद करने का जो आपका ट्रिक है वो ये रहता है कि पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया। ठीक, बहुत ईजी है। सबसे पहले आपको सिर्फ 1526 याद करना है। 1526 में मुगल पीरियड खत्म स्टार्ट होता है और दिल्ली सल्तनत ख़त्म होता है, ठीक है ना। तो 1526 तो हो गई। पानीपत से शुरू होती है ये बैटल, ठीक है, जिसके कारण मुगल वंश आता है, फिर मुगल अम्पायर आता है, नॉट वंश, मुगल अम्पायर आता है। तो बैटल ऑफ पानीपत 1526, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया। ठीक, तो पानी पिया, खाना खाया जस्ट अगले साल 1527 में चांद देखा। ठीक है, जो औरतें उपवास रखती हैं वो ऐसे ही होता है ना, देखिए, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, चांद देखते हैं, उसके बाद फिर घर चले गए। ठीक, तो घर चले गए 1529 में। लास्ट बैटल ये जो था वो अफ़गान फोर्सेस। फिर आप देख सकते हैं 1529 में ये लड़ाई करता है, बैटल ऑफ घाघरा। उसके बाद 1530 तक इसका पीरियड रहता है। तो 1526 से 30, मतलब अगले साल ही उसकी मृत्यु हो जाती है। अफ़गानिस्तान के रास्ते, काबुल के रास्ते जाते टाइम उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, चलिए, तो 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। डेड बॉडी बरीड इन आगरा, आगरा के आरामशाह में, ठीक है, सॉरी आरामबाग में, आगरा के आरामबाग में इसकी डेड बॉडी बरी की जाती है। ठीक है, लेकिन इसका ये एक मतलब मानना था या अपने लिए सोचता था कि जब मैं मरूंगा तो मेरी डेड बॉडी कहाँ, मेरा जो टॉम्ब है वो कहाँ होना चाहिए, इसे काबुल, ठीक है, इसे ये मन था कि काबुल में हो। तो इसीलिए ये जो आगरा में इसकी डेड बॉडी बरी की रहती है उसे वापस शिफ्ट किया जाता है, बाद में शिफ्ट किया जाता है, कहाँ पे, काबुल में शिफ्ट किया जाता है। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछता है कि भारत में बाबर का टॉम्ब कहाँ पे है, ठीक है, भारत में बाबर का टॉम्ब कहाँ है, तो आगरा के आरामबाग में। ठीक,
अगर पूछा जाए कि बाबर का टॉम्ब कहाँ पे है, सिर्फ इतना, भारत में ना पूछ के सिर्फ पूछा जाए कि बाबर का टॉम्ब कहाँ है, तो काबुल होगा इसका आंसर, ठीक है। लेकिन अगर भारत में बात की जाएगी तब वो आगरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमने देख लिया। इसकी जो ऑटोबायोग्राफी थी, ऑटोबायोग्राफी मतलब ये स्वयं जो हम लिखते हैं वो हो जाता है ऑटोबायोग्राफी। तो इसने क्या लिखा था, तुजुक-ए-बाबरी, ठीक है, तुजुक-ए-बाबरी इसने लिखा था। ये किस लैंग्वेज में था, टर्किश में। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इनका ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन था, यानी कि फ़ारसी। इनका जो ऑफिशियल लैंग्वेज था, ये आए कहाँ से थे, अफ़गानिस्तान से। बाबर अफ़गानिस्तान से आया था, लेकिन ये खुद को क्या मानते थे, तुर्की मानते थे, ठीक है। अफ़गानिस्तान ना बोल के तुर्क मानते थे, टर्किश मानते थे, ठीक है। इसलिए जो इसने लिखा था बाबरनामा वो किस में था, तुर्क भाषा में ही था। लेकिन मैंने क्या बताया कि ऑफिशियल लैंग्वेज इनका पर्शियन था। तो जो इनका ऑफिशियल लैंग्वेज था, जो मतलब ये कामकाज के लिए यूज़ करते थे, वो फ़ारसी भाषा थी, ठीक है। 95% जो भी इस पीरियड में लिखी गई थी वो सब फ़ारसी भाषा में ही रहती थी, पर्शियन लैंग्वेज में ही रहती थी। 5% ही तुर्क भाषा में थी, ठीक है। लेकिन ये जो तुजुक-ए-बाबरी थी वो तुर्की में ही थी, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि किस लैंग्वेज में इसने लिखा था, ठीक। इसी का हिंदी कन्वर्टेड का नाम क्या है, बाबरनामा। तुजुक-ए-बाबरी का ही हिंदी कन्वर्टेड जो बुक है वो क्या है, बाबरनामा है, ठीक। उसके अलावा ये तो तुर्क में लिखी गई थी, टर्किश लैंग्वेज में। पर्शियन लैंग्वेज में भी ये किताब कन्वर्ट हुई थी, ठीक है। तो पर्शियन लैंग्वेज में अब्दुल रहीम खान खाना ने इसे कन्वर्ट किया था, ठीक है। तुर्क से किस भाषा में, पर्शियन भाषा में अब्दुल रहीम खाना ने इसे ट्रांसलेट किया था पर्शियन लैंग्वेज में। उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि इसने अपने बाबरनामा में जिक्र किया था कृष्णदेवराय का। कृष्णदेवराय सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट राजा हैं इंडिया के, भारत के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे शक्तिशाली पावरफुल राजा कौन है, कृष्णदेवराय। ऐसा ही किसमें बताया था, अपने ऑटोबायोग्राफी में इसने ये बोला था। और कृष्णदेवराय कौन है, विजयनगर एम्पायर के राजा थे वो, ठीक है, विजयनगर एम्पायर। हमने पढ़ा है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक था उसका शासनकाल था, तो वहाँ विजयनगर एम्पायर की साउथ में शुरुआत हो गई थी। बहमनी किंगडम विजयनगर एम्पायर है ना, ये हमने देखा था। तो उसके जो राजा थे कृष्णदेवराय, उनको ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किंग मानता था इंडिया का, ठीक। विक्ट्री का रीज़न मैंने लिख दिया है, तोपों बारूद का इस्तेमाल, जिसे कहते थे उस्मानी मेथड, ऑटोमन वॉरफेयर मेथड, ठीक है। 2 मॉस्क्यू मस्जिदों का निर्माण करवाया, पानीपत और संभत रोहिलखंड में, ठीक है। इतना ही आपको पढ़ना है बाबर में जो इम्पोर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट है हुमायूं। हुमायूं सबसे बड़ा बेटा था बाबर का, 4 बेटों में सबसे बड़ा था हुमायूं। दिल का बहुत सीधा था, इसलिए अपने 4 भाइयों में, मतलब बाकी के जो 3 भाई हैं उसमें सब इसने रीजन डिवाइड कर दिया, ठीक है। सबको रीजन दे दिया, डिवाइड कर दिया उसके गद्दी पर बैठने के लिए, मतलब सबको डिवाइड कर दिया। और यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी, ठीक है, क्योंकि बाद में इसे किसी का सहारा नहीं मिलता है जब इस पे क्या विपत्ति आती है, ठीक है। इसे सबसे ही अनफॉर्चुनेट रूलर कहा जाता है, सबसे ही बदकिस्मत रूलर कहा जाता है मुग़ल एम्पायर का, ठीक है। क्यों, हम देखेंगे आगे। चलिए, इसके टाइमलाइन कब से कब तक है, जैसा उनका 4 साल का था 26 से 30, इसका 30 से होगा पहले 40 तक, यानी कि इस 10 साल तक का पहला पीरियड रहेगा। दूसरा 15 ईयर्स का गैप आता है, ध्यान दीजिएगा, 15 ईयर्स का गैप आता है। फिर 1555 से 56, तब सिर्फ 1 साल के लिए वो राज कर पाता है, ठीक, सिर्फ 1 साल का उसका शासनकाल रहता है। तो इसीलिए इसे सबसे अनफॉर्चुनेट रूलर कहा जाता है, क्योंकि जो इसकी लाइफ रहती है बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ रहती है, ठीक है, बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ रहती है। और जब बाद में गद्दी पर बैठता है सब कुछ ठीक होने के बाद, तो सिर्फ 1 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक। चलिए, तो हम हुमायूं, अगर हाँ ये चीज़ पूछा जाए कि कौन सा मुग़ल एम्पायर है जो 2 बार गद्दी पर बैठता है, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हुमायूं हो जाएगा। मोस्ट अनफॉर्चुनेट और स्ट्रगलिंग रूलर पूछा जाए मुग़ल एम्पायर का, तो क्या हो जाएगा, हुमायूं। ओनली मुग़ल रूलर टू रूल ट्वाइस, जैसा मैंने बताया 2 बार रूल करने वाला इकलौता मुग़ल रूलर कौन होता है, हुमायूं, ठीक। चलिए, तो ये सबसे 4 बेटों में सबसे बड़ा रहता है, ठीक। उसके बाद इसने क्या बनाया, दीन पनाह सिटी की स्थापना की, दीन पनाह सिटी का शहर की स्थापना की, और वहीं पे शेर मंडल लाइब्रेरी की भी स्थापना की थी। हालांकि कुछ जगह आपको ये देखने मिल सकता है कि शेर शाह सूरी ने निर्माण कराया था शेर मंडल लाइब्रेरी का। कई लोग इससे रिलेट करते हैं कि उसका नाम शेर शाह सूरी है, तो उसने ये मंडल मतलब ये लाइब्रेरी स्थापना कराया होगा, बट ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि शेर शाह सूरी पढ़ा लिखा नहीं था, हुमायूं था, ठीक है। और जब इस शहर की उससे स्थापना की दीन पनाह सिटी की, तो वहीं पे, ठीक है, उसी शहर में शेर मंडल लाइब्रेरी की भी वो स्थापना की।
ठीक, चलो इसका आपको पढ़ना है कि कौन कौन से इसके बैटल थे। तो इसका सबसे पहले जो बैटल था बैटल ऑफ देबरा, ठीक है, बैटल ऑफ देबरा 1531 में, ठीक है, 1531 में। गद्दी पर कब बैठता है? 1530, एक साल बाद बैटल ऑफ देबरा होता है। किसके अगेंस्ट? शेर शाह सूरी, ठीक है, शेर शाह सूरी के अगेंस्ट इसमें हुमायूं की जीत होती है। तो पहला जो उसने बैटल लड़ा था 1531 में, उसमें उसकी जीत होती है शेर शाह सूरी की। ठीक, कुछ टाइम के बाद, यहाँ तक तो ठीक है, चलिए 31, कुछ टाइम के बाद 39 में, ठीक है, 8 साल के बाद बैटल ऑफ चौसा होता है अगेंस्ट। अच्छा देखिए, इसकी जो सारी लड़ाई है ना, 3 मतलब पूरी शेर शाह सूरी के साथ ही है, ठीक है। लास्ट का जो है वो इसी के पुत्र, ठीक है, जो शेर शाह सूरी है उसी के पुत्र से होती है, सिकंदर शेरशाह। तो ये भी बहुत ईजी है, बहुत कोई कठिन नहीं है याद करना। चलिए, सबसे पहले बैटल ऑफ देबरा हुआ, ठीक है, इसमें हुमायूं की जीत होती है। फिर बैटल ऑफ चौसा होता है 1539 में, ठीक है, 1539 अगेंस्ट किसके साथ ही होता है? शेर शाह सूरी। इसमें हुमायूं की हार हो जाती है, इसमें हुमायूं की हार होती है। ठीक, यहाँ तक तो फिर भी ठीक है। जब अगले ही साल बैटल ऑफ कन्नौज, कन्नौज का जब बैटल होता है अगेन किसके साथ? शेर शाह सूरी के साथ, उस टाइम हुमायूं की बहुत बुरी तरीके से हार होती है और उसे भागना पड़ता है, ठीक है, अपनी जान बचाने के लिए वो भागता है कहाँ? ईरान की तरफ, ठीक है, ईरान भाग जाता है वो। इस बीच आप देखिए 1540 तक ही उसका मैंने बताया कि वहाँ पे किंगडम था, 30 से 40 तक, ठीक है। तो 40 में जो उसकी लड़ाई होती है, जब वो हारता है बहुत बुरी तरीके से, तब वो भाग जाता है ईरान। इसके बाद से 15 साल को जो गैप आता है उसमें शेर शाह सूरी और जो उसका पुत्र होगा, ठीक है, उनका मतलब टाइम पीरियड चलता है। तो इस 15 ईयर्स का जो गैप है ये एक वनवास की तरह रहता है। ठीक, इस बीच मुग़ल एम्पायर नहीं चलता, ठीक है, फिनिश हो गया रहता है इस 15 साल के लिए। लेकिन बाद में फिर हुमायूं आता है और उसकी जीत होती है, ठीक है। तब वो किससे लड़ता है? सिकंदर शाह सूरी के साथ, जो कि इसी का पुत्र रहता है, इससे इसकी लड़ाई होती है। तब हुमायूं फिर से गद्दी पर बैठता है, मुग़ल एम्पायर स्टार्ट होता है और 1 साल बाद इसकी मृत्यु हो जाती है हुमायूं की। ठीक, हम अभी बात करेंगे बैटल ऑफ कन्नौज के बारे में। 1540 में जब बैटल ऑफ कन्नौज होता है, ये हारता है और ईरान की तरफ भागता है। वहाँ का जो राजा रहता है वहाँ जाता है वो, और वो इसे फोर्सफुली कन्वर्ट कराते हैं शिया में, ठीक है। उसके पहले वो सुन्नी रहता है, हमीदा बानो से वो शादी करता है, ठीक है, उसका निकाह होता है हमीदा बानो से, लेकिन उसे वहाँ वो जगह छोड़कर जानी पड़ती है। ठीक, जब वो जाता है वहाँ से तो अमरकोट में, ठीक है, अमरकोट में जो किंग वीरसल रहते हैं, ठीक है, राजा वीरसल, उनके पैलेस में उसको शरण मिलती है। और वहाँ वो जिस पुत्र का जन्म देता है वो कौन होता है? अकबर, ठीक है, वही अकबर रहता है। तो अकबर की माता कौन हुई? हमीदा बानो, ठीक, हुमायूं पिता हुए, हमीदा बानो उसकी माता हुई अकबर की, ठीक है। किंग वीरसल के पैलेस में उसका जन्म होता है। उसके बाद ये जो पूरा टाइम पीरियड रहता है, फिर वो जब वापस आता है 1555 में, और तब गद्दी पर कौन रहता है, मतलब तब किसका कौन बैठा रहता है? शेर शाह सूरी के बाद सिकंदर शाह सूरी। तो इस बीच आपको थोड़ा सा किसके बारे में भी जानना है? शेर शाह सूरी के बारे में जानना है, ठीक है। जब वो वापस आता है तो उसी के पुत्र के साथ उसकी लड़ाई होती है 1555 में। लेकिन क्या होता है? हुमायूं जीत जाता है, ठीक है, वापस मुगल पीरियड तो चलता है। लेकिन जस्ट अगले साल जो वो लाइब्रेरी बनाता है, ठीक है, तो पुस्तकालय में ही सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है कि कौन से मुगल राजा ऐसे थे, ठीक है, कौन सा ऐसा मुगल शासक था जिसकी सीढ़ियों से गिरकर मौत हो जाती है? तो वो क्या हो जाएगा? हुमायूं। ठीक, तो देखिए जब वो 1555 में आता है यहाँ पर, ठीक है, गद्दी पर बैठता है, लेकिन वही ही रीगेंड, ठीक है, मैंने लिखा है ना 1555 में ही रीगेंड पावर बट डाइड इन 1556। कैसे उसकी मृत्यु होती है? फॉलिंग फ्रॉम द स्टेयर केस ऑफ हिज लाइब्रेरी, ठीक है, सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है 1556 में। ठीक, इसका टॉम्ब कहाँ पर है? दिल्ली में है। बायोग्राफी हुमायूं नामा, इसकी बायोग्राफी की बात की जा रही है, नॉट ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी खुद से हम जो लिखते हैं, बायोग्राफी वो क्या नाम रहता है? हुमायूं नामा। कौन लिखा है उसे? उसी की एक स्टेप सिस्टर गुलबदन बेगम, ठीक। तो गुलबदन बेगम ने क्या लिखा था? हुमायूं नामा लिखा था, ठीक है। जब वो वहाँ रहता है, बाहर रहता है, तो इंडिया वापस आने में, इंडिया वापस आए और किससे उसकी बैटल हो? सिकंदर शाह सूरी से हो, ठीक है। तो ये पूरा जो अरेंजमेंट है, ये जो पूरा हेल्प है, वो किसने किया रहता है? बैरम खां। बैरम खां की मदद से हुमायूं वापस भारत आता है, ठीक है। तो बैरम खां का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, ये हम देखेंगे। अकबर के लिए के टाइम पे भी वो बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है, बहुत लॉयल रहता है वो। तो ये हुमायूं का हेल्प करता है, किसी भाई ने इसकी हेल्प, जो ये 3 भाई थे इसके, किसी ने इसकी हेल्प नहीं की थी, ठीक है। बैरम खां हेल्प टू रिटर्न हुमायूं इंडिया में, ठीक है। चलिए, इस बीच आपको क्या देखना है? मैंने बताया था शेर शाह सूरी के बारे में, जो 15 साल चल रहा है उसमें
शेर शाह सूरी का जो टाइम पीरियड रहता है 40 से 45, ठीक है, यानी कि 5 साल तक ही करता है। बाकी के जो 10 साल हैं वो दूसरे इसके आगे के जो रहते हैं बेटे वो करते हैं, लेकिन वो इनकम्पिटेंट रहते हैं, ठीक है। इसी वजह से वो चल नहीं पाता है बहुत ज़्यादा टाइम तक, ठीक। मेन जो इसका रूलर रहता है वो शेर शाह सूरी ही रहता है। ये स्थापक रहता है सूरी वंश का, ठीक है। सूरी वंश की इसने स्थापना की। कार्यकाल इसका मात्र 5 साल का ही रहता है। जब ये 12 साल का रहता है उसी टाइम पे एट द एज ऑफ 12 उसी टाइम पे इसने क्या किया रहता है, शेर के साथ, ठीक है, लॉयन। ये कहानी बहुत फेमस है इसलिए इसको ये टाइटल मिलता है। इसका असली नाम फरीद खान रहता है, ठीक है। असली नाम क्या रहता है, फरीद खान। और सासाराम बिहार से ये रिलेटेड रहता है, ठीक है। तो असली नाम इसका फरीद खान है। फर्स्ट वन टू कॉन्क्योर एनी मुगल, किसी भी मुगल पे। देखिए बाबर जब लड़ाई करता है, चारों लड़ाई वो ही जीतता है, ठीक है। जब हुमायूं आता है तो ये पहला रहता है शेर शाह सूरी जिसने किसी मुगल को हराया रहता है। तो ये बहुत ही गर्व की बात रहती है उस टाइम पे उसके लिए, ठीक है ना। चलिए, तो 12 साल की एज पर उसे क्या टाइटल मिलता है, शेर खान, क्योंकि वो एक शेर से लड़ता है, शेर को मार डालता है, ठीक है। तो उसका असली नाम था फरीद खान, लेकिन जब वो एक शेर को मारता है तब लोग उसे फिर किस नाम से पुकारने लगते हैं, शेर खां के नाम से, ठीक। चलिए, तो शेर खां ये हमने देख लिया। लेकिन जब उसकी लड़ाई होती है फर्स्ट और वो मुगल किसी पहले मुगल ऐसा एक पहला व्यक्ति बनता है जो किसी मुगल को हरा सके, तब वो फिर अपनी जो डायनेस्टी की शुरुआत करता है तो शेर शाह सूरी के नाम से करता है, ठीक है। शेर खान उसको टाइटल मिला रहता है, ठीक है, एट द एज ऑफ 12। लेकिन जब बैटल ऑफ चौसा होता है, जब उसने हरा दिया हुमायूं को, तब वो कौन सा अपने आप को रीनेम करता है, ठीक है, शेर शाह सूरी के नाम से, और फिर सूरी वंश की स्थापना करता है। इसने क्या क्या निर्माण कराया था, ओल्ड फोर्ट दिल्ली में, सड़क ए आज़म रोड जिसे आज के टाइम का हम ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, ठीक है, सड़क ए आज़म रोड जो कि जीटी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड कहलाता है। रिकंस्ट्रक्ट कराया, ठीक है, रिकंस्ट्रक्ट कराया था पाटलिपुत्र सिटी को, जिसका नया नाम क्या पड़ा, पटना, ठीक है, उसे रीनेम किया उसने पटना नाम से। 1545 में ही इसकी डेथ हो जाती है, 5 साल का ही कार्यकाल रहता है। 1545 में डेथ। इसका टॉम्ब कहाँ है, सासाराम बिहार, जैसे मैंने आपको बताया था सासाराम से रिलेटेड रहते हैं। उसके पापा, उसके जो पिता रहते हैं वहीं के ज़मींदार रहते हैं, ठीक है। इसके 2 बेटे होते हैं, आदिल शाह सूरी और सिकंदर शाह सूरी, लेकिन दोनों की मृत्यु हो जाती है। दोनों पावरफुल रूलर नहीं होते उतने, ठीक है। तो हुमायूं के द्वारा ही, जैसे यहाँ पे हमने देखा सिकंदर शाह सूरी और हुमायूं में हुमायूं जीत जाता है, तो उसके द्वारा सिकंदर शाह सूरी की मृत्यु होती है, तो ये भी ख़त्म। और आदिल शाह सूरी किसके द्वारा मारा जाता है, हेमू के द्वारा मारा जाता है। तो ये जो 15 ईयर्स का जो गैप था, शेर शाह सूरी वंश चलता है। अगेन हुमायूं आता है, उसकी जीत होती है, मुगल एम्पायर बनता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्वक क्या होता है उसका, तो उसकी तो किस्मत ठीक अच्छी होती नहीं है, ठीक है। तो वो 1 साल बाद ही मर जाता है। उसके बाद गद्दी पर कौन बैठेगा, अकबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम अगले क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ आया होगा। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और आपको कुछ भी डाउट हो या कुछ भी फीडबैक देना हो तो बिल्कुल कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।